दिसंबर 2026 से पहले होने वाले बिहार पंचायत चुनावों को लेकर सरगर्मियां एकदम तेज हो गई हैं। हर तरफ बस एक ही चर्चा है और वो है नए आरक्षण नियमों को लेकर उम्मीदवारों की बढ़ती हुई टेंशन। कई मौजूदा प्रतिनिधियों की धड़कनें तो वाकई तेज हैं, क्योंकि इस बार बहुत कुछ बदलने वाला है। इस पूरे विषय की गहराई में जाना और ये समझना बहुत जरूरी है कि आखिर माजरा क्या है और जमीनी स्तर पर क्या बड़े बदलाव आने वाले हैं। आज के इस एक्सप्लेनर का रोड मैप बिल्कुल क्लियर है। पहला, 2026 चुनाव के ताज़ा अपडेट्स। दूसरा, नया आरक्षण रोस्टर। तीसरा, 2011 की जनगणना का फैक्टर। चौथा, आधिकारिक रोस्टर चेक करने का तरीका। और पांचवां, फेक न्यूज से कैसे बचें। अफवाहों को किनारे रखकर सिर्फ और सिर्फ तथ्यों के जरिए इस पूरी प्रक्रिया को डिकोड किया जाएगा। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं सेक्शन 1 की, 2026 चुनाव अपडेट और हाल ही में घोषित हुए बड़े बदलाव। राज्य निर्वाचन आयोग की अहम घोषणाओं और ऑफिशियल न्यूज़ रिपोर्ट्स को अगर आधार माने तो ये बिल्कुल स्पष्ट है कि पंचायत आम चुनाव दिसंबर 2026 से पहले हर हाल में संपन्न करा लिए जाएंगे। मतलब ये सिर्फ कोई हवाई बात नहीं है, बल्कि चुनाव आयोग की ठोस तैयारी का हिस्सा है। अब इस बार का सबसे बड़ा गेम चेंजर क्या है? ईवीएम। जी हाँ, इस बार चुनाव इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के जरिए होंगे। इसका सीधा सा मतलब है चुनाव में बहुत ज्यादा ट्रांसपेरेंसी और झटपट नतीजे। मतदाता सूची से लेकर रिजल्ट तक सब कुछ कहीं ज्यादा पारदर्शी होगा। और एक बात जो बिल्कुल नोट करने वाली है वो ये कि 2021 वाले सारे पुराने आरक्षण अब कैंसिल माने जाएंगे और एकदम नए सिरे से सीटों का बंटवारा होगा। आगे बढ़ते हैं सेक्शन 2 की तरफ। नया आरक्षण रोस्टर और सीटों में बदलाव का पूरा गणित। असल में यही वो हिस्सा है जिसने चुनाव लड़ने वालों की रातों की नींद उड़ा दी है। इसे ऑफिशियल भाषा में प्रपत्र 1 या फॉर्म 1 कहा जा रहा है। इसका फॉर्मूला थोड़ा ट्रिकी है, ध्यान से समझिएगा। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण उनकी आबादी के अनुपात में होगा, लेकिन यहाँ एक बड़ा कैच है। अगर किसी क्षेत्र में इनकी आबादी 25% से कम है तो वहाँ इस कोटे का आरक्षण लागू नहीं होगा। और इसके बाद जो भी सीटें बचेंगी उनमें से कम 20% सीटें महिला उम्मीदवारों के लिए फिक्स होंगी। ये नया ढांचा पुराने सभी समीकरणों को पलट कर रख देने वाला है। अब सवाल ये है कि अलग अलग पदों पर यह आरक्षण काम कैसे करेगा। देखिए, मुखिया पद का आरक्षण पंचायत समिति के अंदर और दोनों आम पंचायतों के आधार पर तय होगा। पंचायत समिति के सदस्यों का आरक्षण उस समिति के कुल सदस्यों के आधार पर तय किया जाएगा। वहीं प्रखंड प्रमुख का रिजर्वेशन ब्लॉक के कुल निर्वाचित जिला पार्षदों की संख्या पर निर्भर करेगा। और अंत में जिला परिषद सदस्य के लिए ये कुल निर्वाचित 6 सदस्यों की संख्या के आधार पर होगा। हर लेवल के लिए नियम बिल्कुल शीशे की तरह साफ कर दिए गए हैं। अब आते हैं तीसरे भाग पर, 2011 की जनगणना का फैक्टर और इसके पीछे का प्रशासनिक लॉजिक। एक बहुत ही वाजिब सवाल जो हर जगह पूछा जा रहा है, जब चुनाव 2026 में होने हैं तो भाई ये रोस्टर 2011 की जनगणना के आधार पर क्यों तैयार किया जा रहा है? आज की असली आबादी तो इससे कहीं ज्यादा है ना। 2011, बिल्कुल सही सुना। यही वो साल है जो इस पूरे इलेक्शन साइकिल का सेंटर पॉइंट है। जो नया प्रपत्र 1 जारी हुआ है उसमें भी जनसंख्या के आंकड़े इसी साल के हिसाब से दिए गए हैं। इसके पीछे की वजह कोई राजनीतिक नहीं बल्कि बहुत ही प्रैक्टिकल है। नियमों के मुताबिक एक पंचायत 5,000 से 5,500 लोगों की आबादी पर बनती है। अगर आज के रियल नंबर्स लिए जाएं तो कई पंचायतों की आबादी 10,000 से 15,000 क्रॉस कर चुकी है। ऐसे में क्या होगा? चुनाव आयोग को एक पंचायत को काटकर 2 नई पंचायतें बनानी पड़ेंगी। इस अचानक आने वाले प्रशासनिक बोझ और परिसीमन के भारी सिरदर्द से बचने के लिए ही चुनाव आयोग ने 2011 को बेस मानकर ये रोस्टर तैयार किया है। आगे बढ़ते हैं चौथे सेक्शन की ओर, अपना आधिकारिक रोस्टर कैसे चेक करें, इसकी स्टेप बाय स्टेप गाइड। उम्मीदवारों और वोटर्स के लिए अपनी सीट का स्टेटस जानना सबसे अहम है। अगर इंटरनेट वाला तरीका नहीं अपनाना है तो कोई दिक्कत नहीं, ऑफलाइन ऑप्शंस भी मौजूद हैं। जिले के निर्वाचन आयोग कार्यालय, अनुमंडल कार्यालय, प्रखंड कार्यालय या फिर सीधे अपने पंचायत भवन जाकर इस प्रपत्र 1 की स्थिति देखी जा सकती है। वहां ये पूरी जानकारी पब्लिक के लिए उपलब्ध है। लेकिन डिजिटल तरीका पसंद करने वालों के लिए ये प्रोसेस लिटरली बहुत आसान है। सबसे पहले राज्य निर्वाचन आयोग की वेबसाइट sec.bihar.gov.in पर जाना है।
वहां ड्राफ्ट पब्लिकेशन ऑफ फॉर्म 1 2026 वाले लिंक पर क्लिक करना होगा। इसके बाद मोबाइल नंबर डालकर OTP वेरीफाई करना है। फिर जो डैशबोर्ड खुलेगा वहां अपना जिला और प्रखंड सिलेक्ट करना है। बस आखिर में शो डेटा पर क्लिक करते ही फॉर्म 1 सामने होगा, जिसे आराम से डाउनलोड भी किया जा सकता है। और इसमें सबसे बढ़िया बात क्या है पता है? अगर इस डेटा में मान लीजिए जनसंख्या के आंकड़ों में या वार्ड की किसी डिटेल में कोई टाइपिंग मिस्टेक दिख जाए तो ऑनलाइन ही उस पर ऑब्जेक्शन यानी आपत्ति दर्ज कराई जा सकती है। और तो और उस शिकायत का स्टेटस भी ट्रैक किया जा सकता है। टेक्नोलॉजी के जरिए चुनावी सिस्टम को मजबूत और पारदर्शी बनाने का ये एक शानदार उदाहरण है। अब आते हैं 5वें और आखिरी सेक्शन पर, फेक न्यूज से बचें और सिर्फ ऑफिशियल सोर्सेज पर ही भरोसा करें। सोशल मीडिया के जमाने में अफवाहें तो आग की तरह फैलती हैं। इंटरनेट पर कई सारे फर्जी वीडियोस और लिस्ट वायरल हो रहे हैं जो बिना वजह लोगों को कंफ्यूज कर रहे हैं। बिना ऑफिशियल कंफर्मेशन के किसी भी बात पर यकीन नहीं करना चाहिए। असली दस्तावेज की पहचान कैसे होगी? उस पर जिला दंडाधिकारी यानी DM और प्रखंड विकास पदाधिकारी यानी BDO के बकायदा हस्ताक्षर और मोहर होने चाहिए। अगर ये सिग्नेचर नहीं है तो समझ लीजिए वो लिस्ट महज एक कोरी अफवाह है। तो अब आगे का टाइमलाइन क्या होने वाला है? अगले महीने की 5 तारीख को फाइनल रोस्टर आ जाएगा। इसके बाद दावा और आपत्ति दर्ज करने के लिए मुश्किल से 4-5 दिन का ही समय मिलेगा। और जब ये पूरी प्रक्रिया खत्म हो जाएगी तो आखिरी स्टेप होगा इसका जिला गजट में पब्लिकेशन। अब ये जिला गजट आखिर है क्या, इसे समझना भी बहुत जरूरी है। जिला गजट वो ऑफिशियल पब्लिक रिकॉर्ड है जहां एक बार अगर अंतिम रोस्टर छप गया तो वो पूरी तरह से एक कानूनी दस्तावेज बन जाता है। उसके बाद उसमें कोई बदलाव, कोई छेड़छाड़ नहीं हो सकती। वही अंतिम सत्य है जिसके सामने बाकी सारी अफवाहें दम तोड़ देती हैं। तो अंत में एक बहुत बड़ा सवाल उभर कर आता है। EVM जैसी टेक्नोलॉजी और इस पारदर्शी ऑनलाइन रोस्टर सिस्टम के आ जाने के बाद जागरूक नागरिक इन टूल्स का इस्तेमाल करके बिहार में जमीनी स्तर के लोकतंत्र को कैसे मजबूत करेंगे? क्योंकि सच तो यही है कि सही जानकारी ही सबसे बड़ी ताकत है। ऑफिशियल फैक्ट्स पर टिके रहना और डेमोक्रेटिक प्रोसेस में एक्टिवली हिस्सा लेना ही एक मजबूत समाज की नींव रखता है। आज के इस एक्सप्लेनर में बस इतना ही। याद रखिए, एक मजबूत लोकतंत्र के लिए फैक्ट्स की सही जानकारी होना सबसे जरूरी है।